नमस्कार। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, जो कि भगत सिंह का जो मृत्यु का कारण बना था, यही कमीशन था। इसमें हम देखेंगे कि साइमन कमीशन क्या था, कब भारत आया था और उसका क्या परिणाम निकला, वो सारे चीज़ इस पे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसे सर जॉन साइमन के नाम पे साइमन कमीशन कहा गया। लेकिन वास्तव में इसका औपचारिक जो नाम था वो था भारतीय संवैधानिक आयोग। तो यहाँ से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि साइमन कमीशन किस लिए आया था। तो भारत में संवैधानिक सुधार के विषय पे चर्चा करने के लिए। कब आया था? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का औपचारिक नाम क्या था? तो भारतीय संवैधानिक आयोग। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक्चुअली में हुआ क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार के तरफ से भारत के लिए जो एक्ट बनता था, उसी में से 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। एक्चुअली में इस एक्ट के बारे में जब ये लागू हुआ था तो ये प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद ये जो एक्ट लागू हुआ है उसकी हम समीक्षा करेंगे। ये एक्चुअली में जो 1919 में ये एक्ट आया था, तो 10 साल बाद यानी 1931 में इस एक्ट के बारे में समीक्षा किया जाना था। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन में चुनाव होता 29 में। इस वजह से 1927 में ब्रिटिश सांसद द्वारा, यानी उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, स्टैनली बाल्डविन, इसके द्वारा एक आयोग का गठन होता है, जिसमें कि 7 लोग इस आयोग में मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष सहित। एक्चुअली में साइमन कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अब ये सदस्य कौन थे, कौन से लोग थे ये सदस्य? एक्चुअली में जो ब्रिटेन का जो राजनीतिक दल थे, उस समय 3 फेमस राजनीतिक दल थे। एक तो कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा लिबरल पार्टी और तीसरा लेबर पार्टी। ये 3 राजनीतिक पार्टी थे ब्रिटेन के संसद में। जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस, बीजेपी और कई सारे जो पार्टीज होते हैं, उसी तरह ब्रिटेन में ये 3 पार्टी फेमस थे। इन्हीं पार्टीज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी थे, उनको इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें सर जॉन साइमन, जो लिबरल पार्टी के थे, वो अध्यक्ष थे। उसके बाद क्लीमेंट एटली, ये लेबर पार्टी के थे, वो इसमें एक सदस्य थे। तो क्लीमेंट एटली जो थे, ये बाद में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जो भारत जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, साइमन कमीशन के अंदर ब्रिटेन के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? तो क्लीमेंट एटली थे। अब इस साइमन कमीशन के अंदर एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था। एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किए जाने के कारण साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो कभी कभार पूछ दिया जाता है, श्वेत कमीशन किसको कहा जाता? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अब उस समय देश के वायसराय कौन थे? तो देश के वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन थे। अब साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से जो है यहाँ के जो नेता लोग थे, इनमें थोड़ा सा नाराजगी थी कि साइमन कमीशन के अंदर एक भी भारतीय क्यों नहीं है, जो कि भारत के संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए आया, लेकिन एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो इसके वजह से वो नाराज थे। यानी यूं कह लीजिए कि कांग्रेस काफी नाराज थे। कांग्रेस उस समय बहुत बड़ा पार्टी था, तो कांग्रेस काफी नाराज थे। अब इस साइमन कमीशन में भारतीयों को क्यों नहीं शामिल किया गया? भारतीयों को शामिल न करने का जो कारण बताया गया कि चूंकि ये कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सांसद को देगी,
इसलिए ब्रिटिश सांसद के ही सदस्य इसमें शामिल किया जाना उचित था। किंतु उस समय दो भारतीय, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा और मिस्टर सकलातवाला, ये दोनों ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। यानी ये दो ऐसे भारतीय थे कि ब्रिटेन के संसद में सदस्य थे और भारतीय थे, तो इसको भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। एक्चुअली कहा जाता है कि भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल न किए जाने के लिए एक लिखित में कहा था। इन्होंने कहा था कि इसमें कोई भारतीय को शामिल ना किया जाए। उस समय ये वायसराय थे, इन्होंने लिखित में ऐसा कहा था। अब इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। अब 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल न किए जाने के कारण भारतीयों में क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक था, यानी नाराजगी होना स्वाभाविक था। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया और इस मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि साइमन कमीशन के समर्थक भी थे, जैसे कि सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने कमीशन का स्वागत करने का निश्चय किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनिस्ट पार्टी ने भी कमीशन का बहिष्कार नहीं करने का फैसला किया। और जो एक तीसरा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने साइमन कमीशन को सहयोग भी किया था, ना कि समर्थन। अब हुआ क्या? अब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब आयोग के सदस्य बंबई पहुंचते हैं तो इसके खिलाफ उस दिन देश भर में एक अभूतपूर्व हड़ताल तथा विरोध प्रदर्शन व जुलूस का आयोजन किया गया। साइमन आयोग कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचे उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आयोग के काले झंडे दिखाए गए एवं साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाने लगे सारे के सारे। जहां भी जाते थे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था देश में। अब लखनऊ में जब कमीशन पहुंचा तो वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने इसका विरोध किया, तो वहां पे पुलिस वालों ने इन पे लाठी चार्ज किया, जिससे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद बल्लभ पंत भी बुरी तरह से घायल हो गए कि ये पूरे जीवन भर अपंग ही रह गए गोविंद बल्लभ पंत। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये साइमन कमीशन जिस जिस शहर पहुंचता है वहां विरोध प्रदर्शन, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, इस तरह का जो विरोध जो है साइमन कमीशन को झेलना पड़ता है। उसी में से जब 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो वहां पे नौजवान सभा, जो नौजवान सभा भगत सिंह का जो है क्रांतिकारी गुट है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि इसमें शामिल थे। तो इन्हीं नौजवान सभा के साथ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय जी के साथ भगत सिंह और उनके साथी भी शामिल थे। और इस विरोध में अंग्रेज सरकार की एक पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम एस्कॉट था, इन्होंने उप अधीक्षक जिसका नाम सैंडर्स था, इसको इन्होंने आदेश दिया कि लाठी चार्ज करना शुरू कर दो। अब क्या हुआ कि ये पुलिस उग्र हो गया और सारे जितने भी लोग थे सब पे लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। इसी लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज से बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उसके बाद इसी कारण से क्या होता है, लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक ऐतिहासिक कथन है जो लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। ये लाला लाजपत राय ने कहा था मरने से पहले। और उसके बाद हुआ क्या, क्रांतिकारियों ने एक बहुत बड़ा साजिश और बदला लेने का प्लान बनाया।
लाहौर में अंग्रेज द्वारा अत्याचार और लाला जी की मृत्यु को भगत सिंह और उसके साथियों ने अपने आंखों से देखा था। ये लोग जितने भी थे सारे थे, और लाला जी को किस तरह से पीटा जा रहा था ये सारे क्रांतिकारी लोगों ने अपने आंखों से देखा था। और क्रांतिकारियों की दृष्टि में यह राष्ट्र का अपमान था जिसका प्रतिशोध लिया जाना जरूरी था। अब हुआ क्या, इसलिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल, दुर्गा भाभी आदि एकत्रित होते हैं एक जगह पे, और 17 दिसंबर 1928 को पुलिस के उप अधीक्षक सैंडर्स को राजगुरु और भगत सिंह ने गोली मारकर इसको हत्या कर देता है। इस सैंडर्स को हत्या कर देता है। अब क्या ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच जाती है, यानी सैंडर इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर्स को हत्या कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के अंदर बिल्कुल हड़कंप मच जाती है। अब वो दिन था 17 दिसंबर 1928 जिसमें कि इन्होंने सैंडर्स को मारा था, जो 32 mm का ऑटोमेटिक पिस्टल्स, ये देख सकते हैं, इसी से मारा था। ये पिस्टल अभी भी किसी म्यूजियम में रखा है। इतिहास में दर्ज बातों को यकीन करें तो गुस्साए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या के बाद भी उस पर 3 गोलियां दागी थी। यानी भगत सिंह को इतना गुस्सा था जो लाला लाजपत राय को मार दिया था कि उन्होंने, जब सैंडर्स कहा जाता है मर गया था, उसके बाद भी उन्होंने 3 गोली और दाग दिया था उसके ऊपर। अब ये जो मामला था ब्रिटिश सरकार में बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचने वाली थी, क्योंकि ये जो सैंडर्स जो था एक्चुअली में जो भारत के वायसराय थे उसके असिस्टेंट के बेटी से इसका शादी होने वाला था। इसका मंगनी हो चुका था वायसराय के जो असिस्टेंट थे उसके बेटी से। इस वजह से ये मामला थोड़ा और भी हाई प्रोफाइल हो गया। वायसराय के असिस्टेंट की ये दामाद होने वाला था और उसको हत्या कर दिया जाता है, तो इससे ब्रिटिश सरकार बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गया। अब क्या हुआ कि ये लोग भागकर एक कमरे में आ गया, जितने भी थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, और यहाँ पे पूरे लाहौर को नाकेबंदी कर दिया था पुलिस ने। हर जगह लोगों को खोजना शुरू कर दिया। अब भगत सिंह इस एक कमरे में छिपा हुआ था। अब इसको भागे तो भागे कैसे, हर रेलवे स्टेशन, हर नुक्कड़ पे पुलिस जो है अपने नाकाबंदी कर दिया था और हर जगह छापेमारी करना शुरू हो गया था। उसके बाद भागने का, निकलने का एक प्लान बनाया, कैसे इस शहर से निकला जाए। तो कहा जाता है कि एक क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी थी जिसका नाम था दुर्गा देवी, तो इनको भाभी कहा करते थे ये भगत सिंह जितने क्रांतिकारी लोग थे, क्योंकि बोहरा जी खुद क्रांतिकारी थे, इनकी वाइफ ये भी शामिल थी। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक प्लान बनाया। भगत सिंह और ये दुर्गा भाभी जो थी दोनों एक पति पत्नी बन गया, और राजगुरु जो थे वो असिस्टेंट बन जाते हैं और ट्रेन से लाहौर से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वो पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। यानी अंग्रेज को चकमा दे करके भगत सिंह, दुर्गा भाभी और राजगुरु निकल जाते हैं लाहौर से, ये कलकत्ता पहुंचते हैं और वहीं पे और क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ाने का प्लान बनाते हैं। अब भगत सिंह क्या करते हैं, ट्रेन से जब बंगाल पहुंच जाते हैं तो वहां कई सारे क्रांतिकारी गतिविधि का प्लानिंग करते हैं। उसी प्लानिंग में एक था कि दिल्ली के सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकना। अब 8 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 8 अप्रैल 1929 को, यानी ये सैंडर्स मर्डर के कुछ महीनों के बाद, यानी लगभग में 1 साल बाद 28 में वो हुआ था, और 29 में यानी 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो बम फेंकते हैं और आजादी के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दे देते हैं। उस दिन हुआ क्या था, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पास होना था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस दिन भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था उस दिन कौन से बिल पास होने जा रहा था, तो जन सुरक्षा बिल
औद्योगिक विवाद बिल ये पास होना था। इस बिल में क्या था? इसमें यह था कि युवक आंदोलन को कुचलना और मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रल असेंबली पर बम कब फेंका गया? तो 8 अप्रैल 1929 को। किसके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। जिस दिन सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था उस दिन कौन सा बिल पास हो रहा था? तो जन सुरक्षा बिल, औद्योगिक विवाद बिल। असेंबली चलने के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के मध्य में कम क्षमता वाली बम को फेंक देते हैं। ये ज्यादा बम जो है ज्यादा क्षमता वाला नहीं था जिससे कि लोगों को नुकसान होता, बस ये अपना धमकी देना चाहते थे यहाँ पे, और इनकिलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। यानी जैसे ही ये बम फेंका पूरा असेंबली में धुआं धुआं सा हो जाता है, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से इनका प्लान था, किसी को जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद हुआ क्या कि जब गिरफ्तारियां दे दी भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने, तो इसको लाहौर के एक मियावली जेल में रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट करने के बाद भगत सिंह को कौन से जेल में ले जाया गया था? तो लाहौर के मियावाली जेल में। अब जब इन पे मुकदमा चलाया गया तो भगत सिंह के नाम पे 2 अपराध थे। एक तो पहला इन्होंने सैंडर्स का मर्डर किया था और दूसरा इन्होंने बम फेंका था। तो दोनों मामले में इसके ऊपर मुकदमा चला कोर्ट में, जिसमें कि बटुकेश्वर दत्त के ऊपर केवल बम फेंकने का आरोप था। इसका मर्डर में इसका नहीं था, सैंडर्स के मर्डर में बटुकेश्वर दत्त का हाथ नहीं था। अब क्या होता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का कोर्ट में ट्रायल चलता है, जो कई सारे दफा लगा हुआ होता है। वो 5 मई 1930 को प्रारंभ होता है कोर्ट में ट्रायल, और 11 सितंबर 1930 को पूरा आरोप तय होता है। इसमें यह हुआ कि जो सेंट्रल असेंबली पर इन्होंने जो बम फेंका था उसके लिए साधारण सजा किया गया, लेकिन भगत सिंह के ऊपर जो पहले से सैंडर्स का जो मर्डर का जो आरोप था उसमें इसको फांसी की सजा तय किया गया। जो कोर्ट में जो सजा दे रहे थे, जिसका जो जज थे, इसका नाम था जीसी हिल्टन, इन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा दिया था। ट्रिब्यूनल में जो सदस्य थे जज का, उसमें एक था भारतीय, एकमात्र भारतीय जज आगा हैदर। ये भी था जब भगत सिंह को जो सजा जिस पैनल के थ्रू हो रहा था, जज के जो पैनल था उसमें एक भारतीय जज था जिसका नाम था आगा हैदर। ब्रिटिश हुकूमत ने जब जस्टिस आगा हैदर को हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो जस्टिस आगा हैदर ने इससे इनकार कर दिया। सहारनपुर के निवासी जस्टिस आगा हैदर ट्रिब्यूनल में एकमात्र भारतीय सदस्य थे। यानी 7 अक्टूबर 1930 को जब भगत सिंह को सजा दिया गया, तब उस पैनल के जो आगा हैदर थे उसने इनको कहा कि अब साइन कर दीजिए वो जस्टिस लेटर पे जो हो गई कार्रवाई। तो इन्होंने मना कर दिया, बोला मैं साइन नहीं करूंगा। अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने काफी इन पे प्रेशर बनाया कि साइन करो, इनके जस्टिस के पक्ष में जो हुआ है। तो इन्होंने मना कर दिया लास्ट में और ये नौकरी छोड़ दी। तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने भगत सिंह के लिए, ये जज थे, ये इनके अगेंस्ट थे, लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि साइन करने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया और नौकरी छोड़ दी। अब इस मुकदमे में भगत सिंह और उसके जो साथी थे, उनका जो वकील था ये आसफ अली थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके मृत्यु के बाद भारत सरकार ने इसके सम्मान पे डाक टिकट भी जारी किया था। ये भगत सिंह के साथी और भगत सिंह और उसके साथी के वकील थे, लेकिन भगत सिंह ने तो मना कर दिया था वकील करने से, लेकिन फिर भी जो लीगल काम होता था उसमें ये सहायता करते थे उनको। लेकिन आखिर हुआ क्या, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा तय हो गया कि अब इसको फांसी मिलना ही मिलना है। अब क्या होता है कि फांसी का जो डेट रखा जाता है 24 मार्च 1931, लेकिन एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दिया जाता है 23 मार्च 1931।
एक्चुअली में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दिया जाना था उस दिन भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे, जो कि लेनिन का किताब पढ़ रहे थे। जब जेल में अधिकारी उनसे बोलने आया कि चलिए आपको बुलाया जा रहा है, यानी फांसी पे लगने वाला था, इन्होंने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से पहले मिल ले। तो इन्होंने लेनिन का बुक 2 मिनट देखा, फिर उनको उछाल दिया, बोला ठीक है अब चलो। अब 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इनको तीनों को, भगत सिंह और उनके साथी को फांसी की सजा दे दिया जाता है। इसके साथ ही कई क्रांतिकारी और भी थे, जैसे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और सही कई क्रांतिकारी को सजा दिया जाता है। इस तरह से क्रांतिकारी का एक जो युग चल रहा था वो खत्म हो गया। अब साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। कमीशन 2 बार भारत आया था, अपनी रिपोर्ट तैयार करने में उसे 2 वर्ष से अधिक समय लगा। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा था साइमन कमीशन ने? साइमन कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें क्या था वो हम देखते हैं। पहला था प्रांतीय क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतों में स्वायत्तता दी जाए, समस्त प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए और उन्हें प्रांतीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। साथ ही यह सिफारिश की गई कि प्रांतीय गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार प्रदान की जाए, यानी द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। दूसरा, केंद्रीय विधान मंडल को पुनर्गठित किया जाए जिसमें संघीय भावना का पालन किया जाए। साथ ही इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा चुने जाए, यानी केंद्रीय विधान मंडल में जो सदस्य होगा वो प्रांतीय विधान मंडल से चुनने के लिए इसमें कहा गया। तीसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन ना किया जाए क्योंकि अभी इसके लिए उचित समय नहीं आया है। चौथा, प्रांतों की विधानसभाओं का विस्तार किया जाए और उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। पांचवा, मताधिकार का विस्तार 2.8% से 10% तक किया जाए। छठा, अल्पसंख्यक हितों के लिए गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की जाए। सातवां, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को पूर्ववत जारी रखने की सिफारिश की जाए। आठवां, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। नौवां, भारत मंत्री को परामर्श देने के लिए भारत परिषद को कायम रखा जाए परंतु उसकी शक्ति में कुछ कमी की जाए। 10वां, सेना के भारतीयकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। 11वां, बर्मा को भारत से वो सिंध को बंबई से पृथक कर देने की सिफारिश की गई। यह भी कहा गया कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पिछड़े होने के कारण उसे अभी प्रांतीय स्वशासन नहीं दिया जाना चाहिए। 12वां, प्रति 10 वर्ष के बाद भारत के संवैधानिक प्रगति की जांच करने के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। तो ये सारे थे साइमन कमीशन के सिफारिश जो उन्होंने आया था और रिपोर्ट बनाया था, उसके बेसिस पे इन्होंने सिफारिश किया। तो आपने देखा किस तरह से साइमन कमीशन भारत आया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि साइमन कमीशन सबसे पहले कब आया, इसका विरोध कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया और इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे, इसका विरोध किस तरह से हुआ, लाला लाजपत राय की कैसे मृत्यु हुई, इसके बदले में क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह ने
किस तरह से सिंह ने सैंडर्स को मर्डर कर दिया। उसके बाद ये भाग के पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से प्लान बनाते हैं आगे की क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकते हैं। उसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद इन पे मुकदमा चलता है। इसके बाद इसको फांसी की सज़ा दी जाती है। और उसके बाद साइमन कमीशन का आप रिपोर्ट देख सकते हैं क्या था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।